नमस्कार, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। आपका सहयोग ही मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है, तो आप अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। बाकी मैं आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर ही रही हूँ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें भी हम चर्चा करेंगे आज थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। हाँ, ये वही वर्धन वंश है जिसका एक प्रभावशाली राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो आज हम हर्षवर्धन के विषय में भी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम इस वंश के और भी राजा हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि ये जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद कई सारे शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब उनमें कौन कौन शामिल था? उनमें शामिल थे उत्तरगुप्त, उसके साथ साथ शामिल थे मौखरी और मैत्रक। इन सभी शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन्हीं में एक शामिल थे पुष्यभूति। इन्होंने भी अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित किया, अर्थात गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो उनका साम्राज्य क्षेत्र था उन्हीं पर इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुष्यभूति को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसीलिए इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान थानेश्वर का जो क्षेत्र है वही थानेश्वर बताया गया है। तो थानेश्वर को के आसपास का क्षेत्र इन्होंने स्थापित किया, वहां पर अपना साम्राज्य पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के बाद एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय अगर जाता है तो वो वर्धन वंश को जाता है, क्योंकि और भी जो मैत्रक हुए, मौखरी हुए या उत्तरगुप्त हुए, इनका साम्राज्य बहुत ही विशाल नहीं था। हालांकि ये शासक तो बने परंतु एक छोटे से क्षेत्र के शासक बने। परंतु जब हम बात करते हैं यहाँ वर्धन वंश की, तो ये एक विशाल साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और प्रभाकर वर्धन इस वंश का एक प्रभावशाली शासक हुआ जिसे इस वंश की स्वतंत्रता का स्वामी कहा जाता है, अर्थात एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाला। तो इसे इस वंश की स्वतंत्रता का स्वामी कहा जाता है और ये अत्यंत प्रभावशाली शासक था। भाई, जिस प्रकार एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना वही कर सकता है जो प्रभावशाली हो और जो शक्तिशाली हो। तो ये शक्तिशाली रहे होंगे, इसी कारण इन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। अब चलते हैं, देखते हैं प्रभाकर वर्धन कौन थे और इनके बाद इनसे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। पुष्यभूति का अस्तित्व उजागर हुआ हूणों के आक्रमण के पश्चात, और प्रभाकर वर्धन ने वंश की शक्ति व प्रभावशीलता में वृद्धि की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब पुष्यभूति वंश आया तो वो कब लोगों की नजरों में आया, कब वो प्रभावशाली बना? तो हूणों का जब आक्रमण हुआ तो हूणों के आक्रमण के बाद पुष्यभूति वंश और ज़्यादा अस्तित्व में आया और ज़्यादा प्रभावशाली बना। और इसके प्रभावशाली बनने के पीछे जो कारण था वो थे प्रभाकर वर्धन, क्योंकि इन्हीं की शक्ति और प्रभावशीलता से ये इसका जो पुष्यभूति वंश का अस्तित्व उजागर हुआ। इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी वो थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ बाण भट्ट जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, उन्होंने कुछ उपाधियों का वर्णन किया है कि क्या और इन्हें कहा जाता था। तो हूण हरिण केसरी, हूण रूपी मृग के लिए शेर के समान बताया बाण भट्ट ने। सिंधुराज ज्वर बताया, सिंधु नरेश के लिए ताप के समान, अर्थात सिंधुराज ज्वर। गुर्जर प्रजागर बताया, गुजरात के राजा की नींद उड़ाने वाला। आप देखिए कितना प्रभावशाली शासक, इतने प्रभावशाली शब्दों का वर्णन किया है बाण भट्ट ने इनके लिए, अर्थात प्रभाकर वर्धन के लिए। गांधार धिप गंध धिप कूट हस्ति ज्वरो, गांधार दीप गंध धिप कूट हस्ति ज्वरो, अर्थात गंधार के स्वामी गंधमादन हाथी के लिए पित्त ज्वर के समान। लाट पाट वपाट चरों, लाट पाट वपाट चरों, लाटों के कौशल का विनाश करता। जो लाटों ने अपना कौशल फैला रखा था उसको विनाश करने वाला।
मालव लक्ष्मी लता परशु, मालव की भाग्य देवी रूपी लता के लिए परशु के समान। इतने प्रभावशाली शब्दों का वर्णन किया गया है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन कितना प्रभावशाली राजा रहा। तो इनके आधिपत्य का हम देखें अगर क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, तो कहते हैं उत्तर पश्चिम में पंजाब का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब के क्षेत्र से लेकर दक्षिण में मालवा का क्षेत्र, दक्षिण में मालवा का क्षेत्र जो ये क्षेत्र था वो किसके आधिपत्य में था, वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के आधिपत्य में आता था। और इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक नीतियों का पालन किया, कि वैवाहिक नीतियों के माध्यम से इन्होंने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया था। अब चलते हैं अगला पेज देखते हैं। तो इस पे क्या है कि प्रभाकर वर्धन ने अब वैवाहिक नीतियों को अपनाया ना, तो देखते हैं ना कि कौन से वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ कराया था। जब मैंने ग्रहवर्मन को पढ़ाया था वह मैंने ये बताया था विस्तार पूर्वक। तो ग्रहवर्मन के साथ जो कि मौखरी वंश के राजा थे, इनके साथ विवाह कराया था। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे राज्यवर्धन, ये ज्येष्ठ पुत्र थे, और हर्षवर्धन इनके जो छोटे पुत्र, इनके छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था, और जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो राज्यवर्धन थे। कहते हैं कि मालवा शासक देवगुप्त व बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय आसपास के जो क्षेत्र के राजा थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस प्रकार की नीतियों को तो अपनाते ही थे कि दूसरे का राज्य हड़पने के लिए उनके राज्य पर आक्रमण करना। तो ऐसा ही यहाँ किया गया कि देवगुप्त का बंगाल का जो गौड़ शासक था उसने मालवा के शासक के साथ हाथ मिला लिया और कहा कि संधि करके दोनों मिलकर कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे। और कन्नौज मौखरी वंश के साम्राज्य में शामिल था, और जहाँ का शासक कौन था, ग्रहवर्मा था। जहाँ का शासक कौन था, ग्रहवर्मा था। और इन दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या तो की ही की, साथ में इन्होंने राजश्री को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। बंदी बनाकर अब कैद खाने में डाल दिया, तो जब ऐसी घटना सामने निकल कर आएगी तो जिसके 2 भाई हैं प्रभाकर वर्धन, जिसके पिता इतने प्रभावशाली हैं, तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो जब ये घटना हुई, इसी के आसपास प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। जब ये घटना घटित हुई तभी प्रभाकर वर्धन की भाग्यवश मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ज्येष्ठ पुत्र बनेगा, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र कौन था, राज्यवर्धन था। तो राज्यवर्धन ही राजा बना और ये प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र था। राजा बनते ही कन्नौज पर आक्रमण और राजश्री के बंदी बनाए जाने की सूचना मिली कि अब दूत आए, और दूतों के माध्यम से इन्हें पता चला कि इनकी बहन को बंदी बना लिया गया है और बहन के जो पति है ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी गई है। ये सूचना सुनने के बाद ये राज्यवर्धन एकदम बौखला गया। इसने कहा अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसने सेना तैयार की और सेना की मदद से जाकर के सबसे पहले इसने अपनी बहन को राजश्री को आज़ाद कराया, और उसके बाद इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या की थी, और यहाँ राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। परंतु जहाँ शशांक जैसा क्रूर और अत्याचारी शासक है, वहाँ कुछ सही तो हो नहीं सकता। तो उस शशांक ने धोखे से, छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी। कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके माध्यम से शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब इसके बाद राजा कौन बना, इसके बाद राजा बना हर्षवर्धन। इसके बाद राजा बना हर्षवर्धन, और कब बना, 606 ईस्वी में ये राजा बना। और कहते हैं कि हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया। जब हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हुई, उस समय हर्षवर्धन अल्पायु था, 16 वर्ष का था केवल, और 16 वर्ष की आयु में ये राजा बना। और इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से, शिलादित्य के नाम से। और ये नाम इसे हेनसांग के द्वारा, जो इसके शासन काल में चीनी यात्री आया था वेनसांग, उनके द्वारा दिया गया था। तो प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसे बताया जाता है। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है।
और मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की जब हत्या मतलब मृत्यु के बाद वहाँ के मंत्रियों ने क्या कहा कि अब वहाँ की जो गद्दी थी, वो सिंहासन तो वहाँ का खाली हो गया, अब वहाँ का शासन कौन देखे। जो राजश्री थी वो तो महिला थी, वो शासन नहीं चला पा रही होंगी या कोई भी परिस्थितियां रही हों, तो वहाँ के मंत्रियों ने हर्ष से कहा कि तुम कन्नौज का शासन भी अपने हाथ में ले लो और यहाँ के भी राजा बनो। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और उन लोगों का अनुरोध सुनने के बाद क्या किया, जब मौखरी वंश के सभी मंत्रियों ने हर्ष से कहा कि तुम यहाँ का भी शासन संभालो, तो कन्नौज का भी शासन हर्षवर्धन ने अपने हाथ में ले लिया। और इन सारी घटनाओं के बारे में हमें पता कहाँ से चला, तो इन सारी घटनाओं का जो स्रोत हमें मिलता है वो हर्षचरित से मिलता है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। हर्ष के विषय में हमें जानकारी के स्रोत बहुत ही सटीकता से मिलते हैं, क्योंकि बाणभट्ट ने हर्षचरित को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है और उसके साथ साथ वेनसांग ने इसके समाज के बारे में जो वर्णन किया है उससे भी हमें हर्षवर्धन के समाज के बारे में पता चलता है। तो जब हर्षवर्धन राजा बना तो सबसे पहले इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने राजा बनने के बाद सबसे पहले अपनी बहन के प्राणों को बचाया। क्योंकि जब हर्षवर्धन राजा बना और वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन जो राजश्री थी, कौन थी इनकी बहन, राजश्री, वो अग्नि में स्वयं को समर्पित करने जा रही थी, अर्थात सती होने जा रही थी। क्योंकि उनके पति की तो हत्या हो चुकी थी तो वो स्वयं भी सती होने जा रही थी। तो जब हर्ष ने ये देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन को अग्नि समाधि लेने से बचाया, अर्थात सती होने से बचाया। और इसके बाद इन्होंने, अब भाई बदला तो बनता ही है, जब तक बदला नहीं लेगा तब तक बात कहाँ पूरी होनी। तो इसके बाद हर्षवर्धन अपने भाई और ग्रहवर्मन की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए शशांक के विरुद्ध बंगाल की ओर बढ़ा। क्योंकि शशांक बंगाल के गौड़ वंश का शासक था, इसीलिए ये पूर्व की ओर बढ़ा और अब तो युद्ध होना तय ही था। युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन भी प्रभावशाली राजा था, शशांक ने सोचा शायद ये ऐसा कुछ करेगा नहीं, 16 वर्ष की आयु है, परंतु वो 16 वर्ष का बालक शशांक पर भारी पड़ गया और शशांक की हत्या कर दी। उसके साम्राज्य पर उसने आधिपत्य भी कर लिया, मतलब बंगाल का गौड़ वंश जो चल रहा था, जो साम्राज्य उसने फैला रखा था, अब वो किसके आधिपत्य में आ गया, अब वो हर्षवर्धन के आधिपत्य में आ गया। तो इस प्रकार से होता था कि परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि यदि आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको युद्ध लड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर यही हुआ कि वो तो युद्ध लड़ना चाहता नहीं था, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसे युद्ध करना पड़ा और अंतिम समय में ये हुआ कि शशांक ने अपना साम्राज्य तो क्या, अपने प्राणों को भी खो दिया। हेनसांग ने हर्ष के विषय में वर्णन किया है। हेनसांग इसके शासनकाल में आया था और ये एक चीनी यात्री था। इसने हर्ष के विषय में वर्णन किया है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो अब क्या कहानी हुई, अब कहानी हुई कि हेनसांग ने हर्ष के बारे में क्या बताया। हेनसांग ने क्योंकि इसके बारे में वर्णन किया है तो इसने क्या बताया कि वह निरंतर युद्ध करता रहा जब तक कि उसने 6 वर्षों में 5 राजाओं को जीत नहीं लिया। 6 वर्षों में 5 राजाओं को जीता, तब अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने के बाद अपने सैन्य बल में वृद्धि की और हस्ती सेना की संख्या बढ़ाकर 60,000 कर दी और अश्वारोहियों सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख कर दी। आप सेना की संख्या देखिए, 60,000 हस्ती सैनिक हो गए और वहीं अश्वारोही जो सैनिक थे वो 1 लाख हो गए। और कहते हैं कि उसके बाद उसने कभी शस्त्र उठाए बिना वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। स्टार्टिंग में इसने 6 वर्ष में 5 राजाओं को जीता, उसके बाद अपनी सेना का विस्तार किया और उसके बाद उसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, सदैव शांतिपूर्ण रूप से शासन किया। ये दान देता था, हर्षवर्धन जो था वो दान देता था। और 5 वर्षों में कहते हैं कि जितना भी ये जो कुछ भी धन अर्जन करता था, उनको 5 वर्षों के बाद एक सभा होती थी प्रयागराज में, एक धार्मिक सभा होती थी जिसमें ये सब कुछ दान कर देता था। सब कुछ मतलब तिनका जो भी वस्त्र ये पहनता था, आभूषण जो कुछ भी था, सब कुछ ये दान कर देता था। अभी हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं कि
ऐहोल अभिलेख से हमें इसके बारे में क्या जानकारी मिली। हालांकि मतलब हर्षवर्धन ने बहुत सारे शासकों पर विजय प्राप्त की, परंतु एक जगह पर हर्षवर्धन को भी पराजय का सामना करना पड़ा, और वो था पुलकेशिन द्वितीय। ये बादामी के चालुक्य थे, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसी का ये ऐहोल अभिलेख था, जिससे हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और हेनसांग ने भी इस बात का वर्णन किया है कि हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो ये पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य थे, और इनका अभिलेख कौन सा था? ऐहोल अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि ऐहोल अभिलेख किसका था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय का था। और ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो ये बादामी के चालुक्य थे। अभी हम चालुक्य वंश पर भी जाएंगे। जब हम दक्षिण भारत के वंशों पर चर्चा करेंगे तो हम वहाँ चालुक्य, चोल, पांड्य, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आप हैं नेरी स्टडी पर, और यहाँ मैं सब कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। तो इस अभिलेख से हमें इसकी पराजय का भी पता चला। अब देखते हैं कि हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में पंजाब, मतलब पश्चिमोत्तर में पंजाब का क्षेत्र, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। अब आप देख लीजिए कि कितना विस्तृत साम्राज्य हर्षवर्धन का रहा था। इनके कुछ मित्र राजा भी थे, जिनमें शामिल थे ध्रुव भट्ट द्वितीय, ये वल्लभी के शासक थे, और भास्कर वर्मन ये कामरूप के शासक थे। कामरूप असम का प्राचीन नाम कामरूप है। एक और नया प्रश्न यहाँ पर आपको मिला कि असम का प्राचीन नाम कामरूप है, और कामरूप के शासक भास्कर वर्मन किसके मित्र थे? हर्षवर्धन के मित्र थे। और ये पता है इनके मित्र कब बने थे? जब ये बंगाल पर आक्रमण करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा था, तभी ये भास्कर वर्मन मार्ग में इन्हें मिले और वहीं इनसे मित्रता हुई। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि हर्ष ने शांतिपूर्ण कार्य किए, जिनका उल्लेख बाणभट्ट और हेनसांग ने किया है। क्योंकि ये शांति प्रिय शासक था, जैसा कि हेनसांग के जो कथन थे उनसे पता चला कि उसके बाद शांतिपूर्वक इसने बिना शस्त्र उठाए शासन किया, तो शांतिपूर्ण कार्य इसने किए। हर्षवर्धन एक सुयोग्य लेखक था, और इसके द्वारा 3 संस्कृत के नाटक लिखे गए। स्वयं ये इसके शासनकाल में, इसके साम्राज्य में कई कवियों को इसने आश्रय दिया था, और ये स्वयं भी एक उत्कृष्ट श्रेणी का लेखक था। इसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, रट लीजिए, हजारों बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि इनके संस्कृत नाटक प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। रट लीजिए इस तरह से। इसके साथ साथ बाणभट्ट भी इन्हीं के दरबार में था, और जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। किसकी? हर्षचरित और कादंबरी की। हर्षचरित, इसमें 8 अध्याय हैं, और 8 अध्यायों के साथ साथ और क्या क्या वर्णित है? तो इसमें 8 अध्याय हैं। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? तो हर्षचरित के 5वें अध्याय में हर्ष के प्रारंभिक जीवन, सिंहासनारोहण, सैन्य अभियान, प्रशासन व कला और संस्कृति का वर्णन इसमें 5वें अध्याय में किया गया है। और बाणभट्ट कौन थे? इनके दरबारी कवि थे। इसके बाद अगर हम कादंबरी की बात करें तो ये संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृति। और मैं सच बता रही हूँ कि ये कादंबरी मैंने इसको पढ़ा है। जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने ये कादंबरी पढ़ी थी, और इसकी जो संस्कृत है इतनी कठिन संस्कृत थी कि मुझे ये किताब, बाकी सारी बुक्स की संस्कृत मुझे अच्छे से याद हो रही थी, परंतु इसकी संस्कृत समझ ही नहीं आती थी। इतना हाई क्लास संस्कृत का प्रयोग किया था बाणभट्ट ने इस कादंबरी में, तो इसीलिए इसे संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृति कहा गया। और हर्ष के सामाजिक व धार्मिक जीवन का पता हमें इसी कादंबरी से चलता है। इसमें एक तोते की कहानी है, और वो मैंने संस्कृत की जो इनकी कहानी थी, जब लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो एग्जाम्स के लिए मैंने कुछ पैराग्राफ्स को रटा था। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना, कि कैसे भी बस आना चाहिए। तो उस समय पर मुझे समझकर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने रटने का प्रयास किया, परंतु आज अगर मैं फिर से वो पढूं तो हो सकता है मुझे समझ में आ जाए। उसकी संस्कृत सच में बहुत कठिन थी।
आगे हम चर्चा करेंगे मयूर शतक या सूर्य शतक की। ये मयूर के द्वारा लिखी गई थी। मयूर शतक या सूर्य शतक मयूर के द्वारा लिखी गई थी। और कहते हैं कि ये जो मयूर थे, इन्होंने कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए, कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए क्या किया था? सूर्य की उपासना की थी। सूर्य की उपासना की थी, वो भी कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए। हर्ष एक कुशल प्रशासक था और एक सहिष्णु हर्ष एक कुशल प्रशासक था और एक सहिष्णु राजा था, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान रूप से दया भाव रखने वाला इस प्रकार का ये राजा था। ये अपने साम्राज्य की स्वयं यात्रा करता था, कि ये स्वयं जाता था, हो सकता है भेष बदल कर जाता हो या जिस भी परिस्थिति में ये जाता था, ये स्वयं अवलोकन करता था और देखता था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरे सामने ना आ रहा हो, कहीं प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई विद्रोह तो होने का मतलब कारण नहीं बन रहा है, या प्रजा में अशांति तो नहीं है। तो ये सब देखने के लिए ये स्वयं जाता था और स्वयं अवलोकन करता था। हेनसांग ने उसको उदार बौद्ध बताया, जो सभी संप्रदायों का आश्रयदाता था। मैंने बताया ना, सभी संप्रदायों को मानने वाला, सभी धर्मों की उपासना मतलब करने वाला, सभी धर्मों को समान भाव से देखने वाला। तो इस प्रकार का इसको शासक बताया गया। अब हम हेनसांग के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हेनसांग एक चीनी यात्री था जो इसके शासन काल में आया था। हेनसांग की बात करें तो 629 से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा। 7वीं शताब्दी में ये भारत आया और अपनी यात्रा का विवरण इसकी पुस्तक का नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सी यू की हेनसांग की पुस्तक का नाम है, जिसमें इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। और ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवलॉग इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है और भारत के लिए इसने किस शब्द का वर्णन किया है? तो इसने इंदु, भारत को अपनी पुस्तक में इंदु से संबोधित किया है। इसकी उपाधि और उपनाम की अगर हम बात करें तो युवान च्वांग, श्वानचांग, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, ये कुछ शब्द थे जिनका प्रयोग हेनसांग के लिए किया जाता था। इसने हर्षवर्धन के साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार से अपनी पुस्तक में किया है वो भी हम देखेंगे। तो इसने साम्राज्य का वर्णन किया था, हर्ष के साम्राज्य का वर्णन। तो 2 प्रसिद्ध ऐसी घटनाएं हुई जिसका वर्णन इसने विस्तार पूर्वक किया था। एक तो घटना थी कन्नौज की सभा और दूसरी घटना थी प्रयागराज की सभा। इन 2 घटनाओं का वर्णन इसने किया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि कन्नौज की सभा क्यों हुई थी। तो ऐसा पता चलता है कि हेनसांग के सम्मान में कन्नौज की सभा का आयोजन किया गया था और ये हेनसांग भी हर्षवर्धन को उतना ही मानता था। बहुत ही ज़्यादा प्रिय शासक हेनसांग का कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को बहुत मानता था हेनसांग। और इस सभा में किसने भाग लिया? इस सभा में 20 राजाओं ने, 4000 बौद्ध भिक्षुओं ने और 3000 जैन और ब्राह्मणों ने भाग लिया था। अब देखिए, सभी धर्म तो शामिल हो गए जो उस समय चलते थे। बौद्ध धर्म का प्रचलन था, ब्राह्मण का था, जैन धर्म का था। तो इन सभी धर्मों के लोगों ने सम्मिलित होकर इस जो कन्नौज की सभा में भाग लिया और ये कन्नौज की सभा हेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। इसके बाद इसने वर्णन किया प्रयागराज की सभा का। तो हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। कौन कौन सी नदियों का संगम है? गंगा, यमुना और विलुप्त तो हो चुकी सरस्वती। वर्तमान में तो विलुप्त ही हो चुकी है ना। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। और इसमें 5 वर्ष में जो भी धन हर्ष जमा करते थे, हर्षवर्धन जो शासक था, इन 5 वर्षों में जो भी धन जमा करता था वो सब दान में दे देता था। तो इस प्रकार की कुल 6 सभाओं का आयोजन हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में किया था। इस प्रकार की कुल 6 सभाओं का आयोजन हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में किया था। और कहते हैं कि एक बार हर्ष ने अपना सब कुछ दान दे दिया, यहाँ तक कि जो उसने कपड़े पहन रखे थे, जो वस्त्र धारण कर रखे थे, वो तक दान कर दिए। और फिर स्वयं उसने अपनी बहन से वस्त्र भीख में मांगकर पहने।
तो इतना बड़ा दानी हर्षवर्धन थे, जो अपने द्वारा अर्जित किया हुआ 5 वर्षों के अंदर जो भी धन होता था वो दान कर देते थे। और इस प्रकार की कुल 6 सभाओं का उन्होंने आयोजन अपने जीवन काल में किया था। हर्ष को शिलादित्य कहा व वैश्य जाति का बताया, किसने? हेनसांग ने। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि सिंचाई जब होती थी उसके लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा, शूद्र जाति के जो लोग थे उनको कृषक कहा। इस साम्राज्य में अर्थात हर्षवर्धन के साम्राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड विधान था, लेकिन हर अपराध के लिए अलग अलग दंड था। अगर बड़ा अपराध है तो बड़ा दंड, और अगर छोटा मोटा अपराध है तो उसके लिए मतलब छोटा दंड, कि कर देकर ही या इस प्रकार से दंड में के रूप में थोड़ा कर देकर उनको छूट मिल जाती थी। परंतु जो कठोर दंड था उसमें आमरण कैद, अर्थात जब तक मर नहीं जाता वो व्यक्ति उसको कैद में रखना, ये हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। 40 वर्षों के इस अत्यंत प्रभावशाली शासन करने के बाद 647 से 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। अब जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। एक इनकी पुत्री का पता चलता है, परंतु कोई भी इनका पुत्र नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो जब कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु और उत्तराधिकारी के अभाव में इस बात का फायदा उठाकर इसके जो मंत्री थे, इसके मंत्री का नाम अर्जुन हमारे सामने निकल कर आता है, तो इसके मंत्री ने इनके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया। मतलब यहाँ पर हर्षवर्धन के साम्राज्य का अंत हो गया और वर्धन वंश समाप्त हो गया। अब वर्धन वंश पर शासन करने वाले लोगों में अन्य लोग शामिल हो गए, जिसमें उनका मंत्री भी समक्ष निकल कर आता है। अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया। तो यही था आज का हमारा वीडियो। ये था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसे आपने आज मेरे साथ कवर किया है। नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ताकि तथ्य जो मैं आप तक पहुंचाती हूं वो आप भूलें नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक। मेरी स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।